पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी निपट जाता है और लोग अजम्पशन लगाते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। कोई बोलता है कोरोना से हुई, कोई बोलता है किडनी फेलियर से हुई, कोई बोलता है अस्थमा से, कोई बोलता है उसका लीवर ही खराब हो गया था, कोई तो यहां तक बोलता है कि वो गलत संगत में था इस उम्र में, हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर है अलग अलग तर्क है उसकी मृत्यु के। वैसा ही कुछ मिलता जुलता है हड़प्पा सभ्यता का पतन, अलग अलग अवधारणाएं प्रचलित हैं और हमको देखना है कि उसकी पतन का जो बेस्ट कारण कौन सा था। ओके, तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन की। और एक बार फिर मैं सर्वेश नागर आपका श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन और जिन सिनेप्सिस के तहत मैं आपको, जिन थ्योरीज के तहत मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आर्यन इन्वेजन यानी आर्यों का आक्रमण, फ्लड यानी बाढ़, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस यानी विवर्तनिक विक्षोभ, धरती के अंदर जो प्लेट पड़ा होगा ना आपने, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। देन है आपका हैरी हैरिस का वाला, जो हैरी हैरिस की थ्योरी है। देन है आपका वाटर स्केर्स, जल की कमी। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन इंटरवेंशन, संसाधनों का दोहन और मानवीय हस्तक्षेप। देन है आपका एक्सपांशन टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर विस्तार। हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी? उत्तर पश्चिम भारत में, यानी उन्होंने पूर्व की ओर विस्तार किया, इसलिए कुछ समस्याएं आएंगी जिसके तहत सभ्यता का पतन हुआ होगा। लेकिन हम देख लेते हैं इसको इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? आर्यन इन्वेजन। इसमें जो व्यक्ति था वो था मॉर्टिमर व्हीलर। क्या नाम है? मॉर्टिमर व्हीलर। तो ये व्यक्ति क्या बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, दोनों ही, एक तो आर्कोलॉजिकल और दूसरा है लिटरली एविडेंस, साहित्यिक। ठीक है, लिटरली एविडेंस है वो प्रस्तुत करता है दो चीजें। एक तो जो हरियूपिया, आप हरियूपिया को पहचानो, ये जो हरियूपिया है ये हड़प्पा है ऋग्वेद में, और एक है पुरंदर जिसको इंद्र से डिनोट किया जाता है। पुरंदर मतलब क्या होता है? किलो का भंजन करने वाला। फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंस वो ये प्रस्तुत करता है कि 26 नरकंकाल मिले हैं, स्केलेटन। क्या 26 स्केलेटन मिले हैं? कहां पर? मोहनजोदारो में। ठीक है, और एक एच शेप की सिमेट्री, एच शेप यानी एच आकृति की सिमेट्री यानी कब्रगाह। ठीक है, कब्रगाह मिली है। तो इनको बताने का प्रयास करता है, इनको बताने का प्रयास करता है। अब देखिए, एक जगह ऋग्वेद में रेफरेंस है कि पुरंदर ने जल की देवी को मुक्त कराया। वो जल की देवी कोई और नहीं थी, वो क्या था कि बांध बनाया था उत्तर हड़प्पाई लोगों ने, बाद के हड़प्पाई लोगों ने एक बांध बनाया था, उसको तोड़ दिया और जल की देवी को मुक्त करा दिया। हालांकि अब पुरंदर का मतलब होता है किलो का भंजन करने वाला। तो ऐसा नहीं कि आर्य नहीं आए थे, बिल्कुल आर्य आए थे, नो डाउट, लेकिन ये थ्योरी कुछ ज्यादा ही एग्जेजरेटेड लगती है। पहली बात तो ये कि 26 नरकंकालों की बात कर रहा है। 26 नरकंकाल लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता, मतलब क्या मजाक है? मतलब तो 26 नरकंकाल ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पूरी सभ्यता ही पतन के कारण, पतन का कारण आर्य इन्वेजन था। दूसरी बात, एच शेप की जो सिमेट्री है, और बता दूं मैं आपको, ये जो नरकंकाल है ये बताए जाते हैं कि स्थानीय लोगों के हैं, और जो एच शेप की सिमेट्री है इसमें जो नरकंकाल बताए गए हैं वो एलियन है, यानी विदेशी हैं। आर्यों से अंदाजा लगाया जाता है उनका। लेकिन बात के जब डीएनए फुटप्रिंटिंग आ गई, अब तो आधुनिक जमाना है, डीएनए फुटप्रिंटिंग के बाद ये भी प्रूफ हो गया कि ये जो एच शेप की कब्रगाह है ये हड़प्पा के अवसान, पतन के बाद की है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं बैठते। और फिर क्यों इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है? हम जानते हैं कि आर्यन कब आए थे? बीसी में। और हड़प्पा की कहानी कब खत्म हो गई थी? मतलब बुड्ढा कब निपट लिया था? 1800 बीसी में निपट लिया था वो। ठीक है, तो बहुत अंतर है। तो ये थ्योरी ज्यादा जस्टिफाइड नहीं लगती। और एक थ्योरी इसके देखो, है तो ये साम्राज्यवादी इतिहासकार। जिनको नहीं पता साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, बताता हूं एक बार फिर से। देखिए, साम्राज्यवादी इतिहासकार ब्रिटिश पीपल थे जो अपनी जानबूझ के अपनी प्रेजेंस को, अपनी भारत में प्रेजेंस को, अपनी सुप्रीमेसी को सिद्ध करने का और उसको सही ठहराने के लिए प्रयास करते थे। वो बताते थे कि ऊपर आर्यों ने आक्रमण किया, फिर हुणों ने किया, फिर कुषाणों ने किया, तो सीथियन ने, यूनानियों ने, मुस्लिमों ने, अरबों ने, सबने आक्रमण किया, हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? तुम दास्ता के आदि थे, तुम गुलामी के आदि थे, तुमको दुचने, पिटने, लूटने की आदत है और हमने लूट लिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी?
तो वो कुछ इस तरीके से बात करते थे, और फिर वो कैसे डाइजेस्ट कर सकते थे इतनी एडवांस्ड, इतनी साइंटिफिकली डेवलप्ड और अर्बनाइज सिविलाइज्ड सभ्यता भारत में हो सकती है, ये तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे ना। तो उनको अपनी श्वेत भारत की नीति, विश्व का कल्याण करने की नीति, जो भगवान ने उनको गिफ्ट दिया था कि आपको विश्व का कल्याण करना है, वो भार भी तो बेचारे लेकर घूम रहे थे ना, तो वो अपनी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे हर कुतर्क देकर। तो इस थ्योरी को हम ज्यादा नहीं मानते, ठीक है। लेकिन कभी आए एग्जाम में कि इंद्र का जो आर्यन इन्वेजन है, ठीक है, उसके पक्ष में तर्क दीजिए, विपक्ष में तर्क दीजिए, तो आपको समझ में आना चाहिए किन की बात हो रही है। दूसरी थ्योरी है किसकी, फ्लड। फ्लड, और ये थ्योरी दी है किन लोगों ने, उनका नाम है मार्शल, जॉन मार्शल। आप समझ रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जो हड़प्पा सभ्यता के शहरों को देखकर आया, उसके बाद बोला ये बनाए थे सिकंदर ने, ठीक है, जॉन मार्शल। और दूसरा एक और है आपका एस एल राव, एस एल राव। इन दोनों ने अलग अलग शहरों का अध्ययन किया। इसने अध्ययन किया किसका, मोहनजोदाड़ो का, ठीक है, और इसने अध्ययन किया लोथल का। उन्होंने बताया कि ये जो सभ्यताएं नष्ट हुई है बाढ़ के कारण नष्ट हुई है, ठीक है, और जहां पर एक विशेष स्थिति बन गई थी जल उत्प्लावन की, ठीक है। देखो जब कहीं जल अवरुद्ध हो जाता है ना, तो वहां पर एक वाटर बोइंसी या जल भराव होने लगता है, और बाढ़ के कारण सभ्यता का पतन हो गया। और ये तो आपकी मूवी में दिखाया गया है ना, मोहनजोदड़ो में भी, कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता में स्पेशली जो मोहनजोदड़ो नगर है, उसमें उसका जो पतन हुआ था मेनली बाढ़ के कारण हुआ था, ठीक है, ये हो गया। देन थर्ड थ्योरी है विवर्तनिक विक्षोभ। क्या है, विवर्तनिक विक्षोभ, यानी ये थ्योरी क्या है, विवर्तनिक विक्षोभ। ये कहानी है धरती के अंदर जो भी गोलमाल होता है, हैरी हेरस की थ्योरी पढ़ी है ना आपने, प्लेट टेक्टोनिक्स, यहाँ प्लेटें हमेशा धरती के अंदर लावा पर मूव करती रहती है, इधर उधर जाती रहती है, धक्का एक दूसरे को देती रहती है। तो वैसा ही कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण क्या हुआ कि जल उत्प्लावन की स्थिति बनी, जल उत्प्लावन की स्थिति बनी, ठीक है, जल उत्प्लावन वही वाटर बोयेंसी। तो कुछ या तो लैंड का अपलिफ्टमेंट हुआ होगा या लैंड का सब्सिडेंस हुआ होगा। अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस के दौरान एक अगेन जल भराव की स्थिति बनी होगी। ये भी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है, और इसमें भी साक्ष्य जुटा है। खासकर जो मोहनजोदड़ो नगर है, मोहनजोदड़ो जो नगर है, उसमें ये थ्योरी को मतलब सही ठहराने का प्रयास करते हैं। देन है आपका जल की कमी। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, जल की कमी, वाटर स्केर्स। आप देख सकते हो ये वाली। तो जल की कमी, देखो इसको इस थ्योरी का जो सही मानते हैं उनका नाम है एच.टी. लैम्ब्रिक, एच.टी. लैम्ब्रिक। ये बोलते हैं कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया, सिंधु नदी ने मार्ग परिवर्तन किया, ठीक है, और फिर क्या है कि घग्गर नदी भी सूख गई, घग्गर का सूखना, ठीक है। तो इससे मोहनजोदड़ो नगर, ठीक है, और इससे कालीबंगा। अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा नगर किस नदी किनारे है, तो आपको जस्टिफाइड करने में आसानी होगी, ठीक है। घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा और सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से मोहनजोदड़ो नगर। इसके अलावा भी उन्होंने ये कहा कि यमुना और सतलज जो नदियां हैं, ठीक है, इन्होंने मार्ग परिवर्तन किया, मार्ग परिवर्तन किया। ये कभी ज्यादा ज्यादा सहयोगी थी सिंधु नदी तंत्र के, सतलुज नदी तो अब भी है, पर इसमें ही मार्ग परिवर्तन हुआ है, और यमुना नदी तो पूरी की पूरी दिशा ही परिवर्तित कर दी। तो इससे इन रिजल्टेंट क्या सामने आया कि जो घग्गर नदी है उसका जो वो प्रवाह तंत्र है वही कमजोर हो गया, प्रवाह तंत्र कमजोर। और घग्गर नदी में बता दूं आपको, वो हार्टलैंड है, वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सरस्वती नदी, इन तीनों क्षेत्र में सबसे ज्यादा कॉलोनीज है, और उसमें सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनी थी वो थी सरस्वती नदी किनारे। और अगर सरस्वती नदी यानी घग्गर हाकरा, सरस्वती को क्या बोलते हैं, घग्गर हाकरा नदी, जब वही नदी तंत्र ही कमजोर पड़ जाएगा तो वहां पर रहने वाले लोग भी वहां पर जी नहीं पाएंगे। ये हो गया आपका, ठीक है।
फिर है आपकी थ्योरी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, देखिए इतनी बड़ी सभ्यता थी, उन्होंने ईंटें बनाई बड़े स्तर पर, ईंटों को पकाने के लिए कच्चे माल का भी इस्तेमाल किया होगा, तो बड़े स्तर पर पेड़ भी काटे, फिर इतनी बड़ी जनसंख्या तो उनको खेती करने के लिए जल की आवश्यकता भी पड़ी होगी, तो प्रकृति से उन्होंने छेड़खानी तो की। और इस थ्योरी को देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विष्णु मित्र, विष्णु मित्र, और एक है गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह। देखिए विष्णु मित्र बताते हैं इन्होंने एक हिस्टोर गांव का अध्ययन किया। हिस्टोर ये आपका जो गुजरात है, गुजरात नहीं राजस्थान, उसमें मिल जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बताया कि वहां में जलवायु पूरी पूरी नष्ट हो गई। ठीक है, इसके कारण वहां के आसपास रहने लायक जगह नहीं बची थी, हिस्टोर गांव। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक और लाखपत, ये भी राजस्थान में है, ठीक है, लाखपत में एक मोरा बांध बना है, मोरा बांध। ठीक है, इसके बनने से लाखपत की पूरी जलवायु खराब हो गई, रहने योग्य नहीं बची, प्राकृतिक जो नेचुरलिटी है वो खत्म हो गई। तो इस कंटेक्स्ट को लेकर वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं, विच इज कहीं ना कहीं सही बैठता है। फिर गुरदीप सिंह, इन्होंने डीडवाना, सांभर और पुष्कर जो झीलें हैं उनका अध्ययन करके ये बताया कि लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर जो प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ता जाता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रेसिपिटेशन, वर्षा वितरण है वो घटता जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हो ना, भारत के उत्तर पश्चिम में कम बारिश, फिर ईस्ट में बढ़ती जाती है, फिर ईस्ट से आओ तो पश्चिम में कम होती जाती है। तो जो प्रेसिपिटेशन है, वर्षा वितरण वो ईस्ट की तरफ बढ़ता जाता है, इसलिए जनसंख्या का पलायन भी ईस्ट की तरफ धीरे धीरे होने लगा था। तो ये जो झीलों के माध्यम से उनके परागों के अवशेषों का अध्ययन करके ये बताया गया है कि लगातार उत्तर पश्चिम में वर्षा का वितरण कम होता जा रहा था, इसलिए लोग ईस्ट की तरफ आते जा रहे थे, इसलिए सभ्यता का पतन होता गया उधर। और फिर उन्होंने जलवायु फैक्टर को महत्वपूर्ण बता दिया, और कुल मिला के वो मानवीय हस्तक्षेप, देखो मानवीय हस्तक्षेप के कारण, बड़े स्तर पर कृषि करने के कारण, पेड़ों को काटने के कारण, और कहीं ना कहीं ईंटों के लिए कच्चे माल में लकड़ियों का इस्तेमाल करने के कारण इन लोगों ने क्या किया कि वहां में जो भूमि को सलाइन बना दिया, यानी लवड़ीय बना दिया, तो भूमि की फर्टिलिटी भी कम तो है। वह है एक्सपांशन टुवर्ड्स ईस्ट, यानी पूर्व की ओर विस्तार। किसकी बात हो रही है? पूर्व की ओर विस्तार की। ठीक है, देखो ये जो थ्योरी दी है, ये दी किसने? डी के चक्रवर्ती ने। किसने दी है? डी के चक्रवर्ती। वो उनका कहना है कि देखिए सभ्यता का विस्तार कहां है आपका? कहां? इस तरफ। ठीक है, तो यहां जब सभ्यता थी और वो कहां गए? ईस्ट की तरफ, यहां पर। तो यहां पर उनको कौन से लोग मिले? उनको वो मिले जो थे पशुचारक, घुमक्कड़, अर्धबर्बर, अनसिविलाइज्ड, वो लोग थे जहां पर। और यहां पर जो लोग थे वो थे क्या? सेटल्ड। क्या थे? सेटल्ड कॉलोनी वाले, ग्रामीण लोग। तो क्या करते थे? कल्टीवेशन, खेती करते थे। और ये चीजें, ये विशेषताएं यहां मौजूद नहीं थी। ठीक है, इन विशेषताओं के कारण ही नगर बने, व्यापार बढ़ा, शिल्प बढ़ा, महाव्यापार हुआ। जब ये लोग यहां विस्तारित होने लगे तो ये विशेषताएं खोती गई, तो इसके कारण भी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या कोई एक कारण, इतनी बड़ी सभ्यता जो कि लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 12,96,000 हमने कुछ करके हैं, ठीक है, तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है भूकंप कश्मीर में आए और गुजरात में उसका असर हो, या मेहरगढ़ में कोई फ्लड आए उसका असर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। ठीक है, वो जो शुरुआत में स्टोरी में जो बुढ़ा था, वो जो बुढ़ा मर रहा है, वो मे भी हो सकता है कोरोना से मर रहा हो, लेकिन उसकी इम्यूनिटी पावर ही तो नहीं है। वो अस्थमा है, उसकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है, उसका लीवर भी काम नहीं कर रहा है, और बुरी आदत तो उसमें है ही है। ठीक है, वो कोठा जाता है, वो दारू पीता है, अय्याशी करता है, पैसे उड़ाता है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं। वैसे ही कोरोना हो सकता है उसकी मृत्यु का कारण हो, लेकिन हमको उसके जो अदर फैक्टर्स है, अस्थमा होना, लीवर, किडनी,
बुरी आदतें, उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है इसका कारण फ्लड हो, लेकिन वो किसी एक क्षेत्र विशेष की समस्या हो सकती है। अरे मोहनजोदड़ो में बाढ़ आई तो क्या बहमाबाद में समस्या दिखेगी? नहीं ना। या आपका जो नदियों ने मार्ग परिवर्तित कर लिया तो पूरी की पूरी नदी का मार्ग ही परिवर्तन हो गया। नदी ने मार्ग सतलज और यमुना ने किया तो मेहरगढ़ में या उसका गुजरात से क्या लेना देना? तो अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कारकों का प्रभाव था, तो और कारकों का प्रभाव था और उनका नष्ट होने का तरीका भी अलग था। तो मैं कहूंगा कि हाँ, सभ्यता के पता देखो, इन सब बातों से दो चीजें बहुत स्पष्ट निकल कर आ रही है। एक तो क्या, पारिस्थितिक असंतुलन, ठीक है। दूसरा क्या है, मानवीय जनसंख्या का दबाव, या मैं बोल लूं हस्तक्षेप, तो कोई गलत नहीं होगा। मानवीय जनसंख्या का दबाव और हस्तक्षेप। देखिए, ये पारिस्थितिक असंतुलन लगभग कारणों में मौजूद है। आप देख सकते हो फ्लड, विवर्तनिक डिस्टर्बेंस, क्योंकि इससे भी जल उत्प्लावन की स्थिति बनी थी, इससे बाढ़ की स्थिति बनी। नदियों का मार्ग परिवर्तन से भी जल की कमी हुई। फिर आपका जनसंख्या का दबाव और मानवीय हस्तक्षेप, उससे भी जलवायु समस्याएं आई थी। तो कहने का मतलब यहां पर ये, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, उन सब ने मिलकर जहां हिट किया वो था क्या, इनका कृषि अधिशेष। अरे भैया, बाढ़ के मैदानों से ही, मैदानों में जो दो बार बाढ़ आती थी, जो मिट्टी बिछा दी जाती थी बाढ़ के मैदानों की, वही तो खेती करते थे, वही डैमेज हुआ। तो इससे सीधा प्रभाव पड़ा किस पर, नगरों पर, व्यापार पर और शिल्प पर, ठीक है। और शाही सभ्यता की कहानी तो नगर व्यापार, शिल्प और बाह्य व्यापार पर आधारित थी ना। जब वही डैमेज हो गया तो सभ्यता क्या चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। फिर आप देख सकते हो यहां पर जनसंख्या की दबाव। देखो, बुरी से बुरी हालत में हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या 5 करोड़ थी। हम कभी छुट्टे में कभी नहीं रहे, ठीक है, हम छुट्टे में कभी रहे नहीं। और कहने का मतलब यह है कि हम बुरी से बुरी हालत में भी 5 करोड़ थे, और जब जनसंख्या का विस्तार हो रहा था तो क्या नहीं हो रहा था, संसाधनों में वृद्धि नहीं हो रही थी, प्लस तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? हम देख सकते हैं, वो उन्हीं ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं सड़कों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं मोहरों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह कपड़े पहन रहे हैं। 500 सालों तक सभ्यता में बिना कोई परिवर्तन के ये कंटिन्यू बनी रही, तो उसमें नीरसता आ गई, ठीक है। तो ये चीजें हो नहीं रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है। और मानवीय हस्तक्षेप में पहले ही बता चुका हूं, बड़े स्तर पर ईंटों को पकाने के लिए पेड़ों को काटना, उनको जलाना, फिर टेराकोटा मूर्तियां उनमें पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया होगा। ऐसा है नहीं कि उनको कोयला मिल गया, ऐसा तो नहीं है ना कि उनको कोयला मिल गया होगा। तो उन्होंने बड़े स्तर पर क्या किया, एनवायरमेंटल को डैमेज किया और भूमि की फर्टिलिटी भी इससे गई। तो कई सारे फैक्टर्स मिलकर, चाहे वो पारिस्थितिक असंतुलन हो, चाहे मानवीय जनसंख्या का दबाव हो, और कंबाइंडली हम एक फैक्टर्स को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो हो सकता है पारिस्थितिक असंतुलन, मानवीय हस्तक्षेप के कारण हुआ हो, लेकिन उसका सामूहिक परिणति, ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो सारे फैक्टर्स मिलकर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बने हैं। इतनी बड़ी सभ्यता को, जो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, किसी एक कारण को, मतलब उसके पतन के पीछे न्यायोचित ठहराना इस सभ्यता के पतन के साथ ही नो इनजस्टिस काइंड ऑफ होगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इस सभ्यता का पतन जल की कमी, नदियों का मार्ग परिवर्तन, संसाधनों का दोहन, मानवीय हस्तक्षेप, पूर्व की तरफ विस्तार, बाढ़ आदि जो सम्मिलित कारण है उनकी परिणति थी। और यहाँ मैं मेरा लेक्चर कंक्लूड करूंगा। और जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, I want you people to visit those lectures so that you can establish your connectivity my previous lecture and these lectures, okay? तो यही मैं मेरा लेक्चर कंक्लूड करूंगा। थैंक यू, सी यू अगेन, टाटा, बाय बाय।